Hi everyone, welcome to my YouTube channel. It's Mr. T and you are watching official Gooden Study Plus Low Class 12th Business Studies. So how are you guys? I hope you all are fine and doing well. So आज की जो वीडियो है कुछ हटके होने वाली है, इसके अंदर कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आज की जो वीडियो है वो टोटली बेस्ड है कि हमें अपने जो नोट्स हैं वो किस तरह से बनाने चाहिए। क्लास 10th और 12th की प्रिपरेशन करते वक्त हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और किस चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है नोट्स की। सही बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम अपने जो नोट्स हैं वो किस तरह से बनाएं। तो मैं आज आपके दिखाने वाली हूँ मेरे खुद के नोट्स जो मैंने अपनी क्लास 12th के अंदर बनाए थे कि आप अपने जो नोट्स हैं वो किस तरह से बना सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मैंने कुछ मिस्टेक्स की थी क्लास 12th के अंदर जो टर्म 1 के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे जो एग्ज़ाम हुए थे वो 2 टर्म्स के अंदर हुए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो जो टर्म 1 के अंदर मैंने नोट्स बनाए थे वो कुछ इस तरह से नोट्स बनाए थे। ये रहे, ये पूरे डिटेल्स में नोट्स हैं। ये इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं। तो जिस चैनल से मैंने पढ़ा था तो वो नोट्स प्रोवाइड करा रहे थे, तो मैंने उन्हीं के नोट्स को यूज़ करके ये नोट्स बनाए थे। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए तो नोट्स तो सही है, लेकिन जब एंड टाइम पे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और आपको एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है तो तब ये नोट्स जो होते हैं तब उस टाइम पे नोट्स यूज़फुल नहीं होते, क्योंकि इतने जो जितना भी सारा है वो सारा इतना थ्योरेटिकली दे रखा है और इन सबको पढ़ने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, क्योंकि रिवीजन के टाइम हमें सिर्फ क्विक रिवीजन चाहिए। हम इतना डिटेल में उस टाइम पर नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम हमारे पास होता ही नहीं है। तो आपको जो इस तरह के नोट्स हैं वो आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन इन नोट्स का कुछ बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट यानी कि तब तो है जब एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम है तब इनका कुछ बेनिफिट्स नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारी डिटेल्स में नोट्स है, आप देख रहे हो, और इनको पढ़ने के अंदर कितना टाइम जाएगा। अगर आप इनका क्विक रिवीजन लेने लगो सुबह के टाइम तो इनको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप इस तरह के नोट्स बना रहे हैं तो आप इस नोट्स में इन स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो स्टिकी नोट्स हैं ये आपकी हेल्प करेंगे आपकी अटेंशन को ग्रैब करने में। अगर आप इस तरह के स्टिकी नोट्स कहीं पे भी लगा देते हो तो और उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट लिख देते हो तो वो आपको ईजिली दिख जाता है जब आप अपने रिवीजन करने बैठते हो। तो ये रहे मेरे टर्म 1 के नोट्स, जो कि एग्ज़ाम के टाइम पे इन्होंने इतना बेनिफिट नहीं दिया। तो आप अगर चाहो तो ऐसे बना सकते हो। अगर आप ऐसे बना रहे हो तो प्लीज़ इन स्टिकी नोट्स का यूज़ करो, वरना आप इस तरह के नोट्स नहीं बनाओ। देन सेकेंड मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने अपने टर्म 2 के अंदर नोट्स बनाए थे। तो ये मेरे टर्म 2 के नोट्स हैं जो कि मैंने इस फाइल के अंदर रख रखे हैं। देन यस, तो ये देखो, ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टी यानी कि अकाउंट का चैप्टर है। ये प्रॉपर अकाउंट्स के नोट्स हैं। ये किसके प्रॉपर अकाउंट्स के नोट हैं, जो कि मैंने एक अलग अलग पेज पे इनको मैंने लिखा है और फिर इनको बाद में एक थ्रेड से इनको अटैच करा हुआ है। ये है सारे नोट्स। इन नोट्स के अंदर मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सिर्फ चैप्टर का बेसिक लिखा हुआ है और बेसिक के बाद उसके अंदर जो भी कोई लेज़र अकाउंट्स बन रहे हैं वो लेज़र अकाउंट्स बनाए हुए हैं ताकि। और ये नोट्स, इन नोट्स ने मेरी वाकई में बहुत ज़्यादा हेल्प करी क्विक रिवीजन में, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले हमें मॉर्निंग में एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो नोट्स हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे मेरे लिए, क्योंकि ये जितने भी नोट्स हैं ये सारे में डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट है। ये कुछ एंट्रीज़ हैं, ये रहे, ये कैश फ्लो का फॉर्मेट, ये रहा, ये कैश फ्लो का फॉर्मेट रहा, ये रहा कैश फ्लो का फॉर्मेट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ये थे मेरे अकाउंट्स के नोट्स जो कि मैंने अलग अलग एक सेपरेट पेज पे बना के फिर बाद में उनको एक थ्रेड्स की मदद से इनको अटैच कर दिया था, जिससे कि ये एक नोट्स हैं इधर उधर ना जाएं। अगर हम इस तरह की नोट्स बुक्स के अंदर अपने नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बुक का क्या होता है, नोट्स बुक जो होती है वो हमारी बहुत ज़्यादा छोटी और बहुत ज़्यादा पतली होती है, और हमारे जो नोट्स और हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो इस तरह की छोटी कॉपी के अंदर वो हमारे जो नोट्स होते हैं वो नहीं आ पाते, जिसकी वजह से हमें दूसरी नोटबुक बनानी पड़ती है। हम दूसरी नोट्स बुक्स तो बना लेते हैं लेकिन एंड टाइम पे वो हमें रिवीजन के टाइम पे मिलती नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरह के जो नोट्स हैं उनको बना सकते हैं। इस तरह से अलग अलग पेज का यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा ये पेज है, एकदम A4 शीट, और उसके बाद आप इन सभी को किसी चीज़ से अटैच कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये थ्रेड से किए हुए हैं। देन
सेकेंड ये है मेरे इकोनॉमिक्स के नोट्स, इसके इकोनॉमिक्स के। तो इकोनॉमिक्स के देख लीजिए, जो भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको मैंने कलर से हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप चाहे तो कलर से हाईलाइट कर सकते हैं या फिर इन स्टिकी नोट्स का यूज़ करके इनको भी लगा सकते हैं। उस वक्त मेरे पास स्टिकी नोट्स नहीं थे तो इसलिए मैंने इनका यूज़ नहीं किया, बट अगर आपके पास है तो प्लीज़ यूज़ करिए, वरना आप ईजिली इन कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कलर स्केच पेन का। देखो जैसे कोई भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो मैंने उनको इनसे हाईलाइट किया हुआ है। ये रहे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स इन्होंने मेरे लिए काम किया। देखिए सारे ग्राफ वगैरह, इनकी टेबल्स, ये रहे, ये प्रॉपर नोट्स, ये सारे इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, ये सब भी आप देख रहे हो जो कलर से मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो चीज़ें अलग ही दिख रही हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने कलर से एक प्रॉपर एक बॉक्स बना के उसके अंदर लिख दिए हैं, जिससे कि वो मेरी हेल्प कर रहे हैं किसी भी चीज़ को देखने के अंदर। अगर मुझे क्विक रिवीजन करना है तो सिर्फ मैं इन्हीं चीज़ों का रिवीजन करूँगी, जो फालतू की चीज़ें उनको मैं नहीं देखूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें अपना टाइम बचाना हुआ होता है। क्योंकि ये देखो सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सारी की सारी वो मैंने कलर से हाईलाइट की हुई हैं। ये कुछ इस तरह के नोट्स। तो मैं आपको सेकंड चीज़ पे लेके चलती हूँ। यस, बात है हमारी अकाउंट्स की बात कि हम अकाउंट्स को प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल एग्ज़ाम की जो डेट्स है वो क्या कर दी, वो अनाउंस कर दिया 15 फ़रवरी। जी हाँ, आपके जो एग्ज़ाम्स होने हैं वो 15 फ़रवरी से, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम है ओवरऑल फ़ैब में तो होने ही हैं। तो आपके पास सिर्फ 6 मंथ हैं, और देखा जाए तो 6 मंथ तो हैं, लेकिन अगर इनको एनालाइज़ किया जाए तो आपके पास सिर्फ 4 मंथ हैं, आपके पास 6 मंथ नहीं, क्योंकि आपके जो लास्ट 2 मंथ्स होते हैं उसमें आपको अपने प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, जो कि कोई टीचर्स देते हैं, वो प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, आपको स्कूल जाना होता है, अपने प्रैक्टिकल देने होते हैं, तो इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से अपनी स्टडी करके चले, प्रॉपर स्टडी करके चले, अभी से ही अपनी जो कमांड है, अपना जो बेसिक्स है उसको एकदम अच्छे से पक्का कर लें। तो ये मेरा कोई अकाउंट्स का नोट्स बुक है, ये मेरा प्रैक्टिस रजिस्टर्स, जिसके अंदर मैं अकाउंट्स की प्रैक्टिस करती थी। तो ये जो सब है इसके अंदर पूरा मेरा अकाउंट्स की प्रैक्टिस का रजिस्टर्स है, इसके अंदर मैंने सारी प्रैक्टिस की हुई है। देखो सारे क्वेश्चंस की ये खुद से निकाले हुए हैं, और ये कहाँ से किए हैं, कहाँ से मैंने हेल्प ली है वो भी आप सभी को पता चलेगा। ये रहे, तो आप इस तरह का कोई मोटा सा रजिस्टर्स बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक मेरा सिर्फ एक ही रजिस्टर रहा। ये रजिस्टर इतना मोटा है कि इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी को कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे जो सारे कॉन्सेप्ट थे, जो सारा प्रैक्टिस का जो भी कोई मटेरियल था वो इसी रजिस्टर्स के अंदर आ गया था। ये रहे, ये रहे मेरे सारे नोट्स। देन आप देख सकते हो इस तरह का मैंने रजिस्टर्स बनाया है। और अब आती है एक इम्पोर्टेंट बात, हम इस तरह के नोट्स तो बना लेते हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम्स के वक्त क्या एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैंने एक नोटबुक बनाई थी अपनी, मेरे तो इसमें रिविज़न स्टडीज़ की है, लेकिन इसके अंदर मैंने प्रैक्टिस की हुई है इकोनॉमिक्स की, और इसके अंदर मैंने कुछ अपने क्विक नोट्स से बनाया एकदम जो छोटी लैंग्वेज में। देखो जैसे कि हमारे इंग्लिश के नोट्स है, तो इंग्लिश के नोट्स में यानी कि जिस चैप्टर के अंदर जो भी कोई की पॉइंट्स होते हुए की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनका मीनिंग उनके सामने लिखा हुआ है। क्योंकि ये जो सारे, क्योंकि जब सीबीएसई अपनी आंसर की को दिखाता, जब अपनी आंसर की इसको रिलीज़ करता है तो उसके अंदर ये भी लिखता है कि उसके सभी सब्जेक्ट के यानी कि कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन से की पॉइंट्स होने चाहिए। तो उन की पॉइंट्स को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चैप्टर वाइज सभी के चैप्टर्स के की पॉइंट लिखे हुए हैं इंग्लिश के अंदर। ये रहे, ये सारे की पॉइंट्स रहे। देन आपके जो नोट्स है सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, दूसरे से आपको लेना क्या, ये हमारे इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल हैं, नेशनल इनकम से लेकर ये रहे ये सब, ये तीनों मेथड, इनकम मेथड, ये रहे, ये जो मैंने न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस की हुई है। हाँ, जैसे कि ये रहे मेन नोट्स।
तो नोट्स आप देख रहे हो मैंने कितने छोटे छोटे करके बनाए हैं। सिर्फ ये किसी को समझ में नहीं आएंगे, सिर्फ मुझे समझ में आ रहे हैं, वही बहुत है। सिर्फ आपके नोट्स सिर्फ आपको समझ में आने चाहिए। आप अब नोट्स ऐसे बनाओ कि आपको अगर एग्जाम्स के टाइम आप उनका रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम ना जाए, आप इजीली पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पढ़ पाओ, उनको रिवाइज कर पाओ। तो इसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें लिख रही हैं वो सारी पॉइंट टू पॉइंट लिख रही हैं। तो आप अपने खुद से भी एक नोट्स बना सकते हो, जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लगे पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हो। इन दो पेज के अंदर पूरे 3 चैप्टर कवर हैं। ये रहे। अब बात आती है कि हम अपने नोट्स को यानी कि कहाँ से बनाएं और कौन सा जो मटेरियल यूज़ करें। तो बेसिकली मैंने जो अपनी प्रिपरेशंस के लिए एक CBSE का 36 सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर्स मैंने इसको यूज़ किया था। इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की, जो कि कोसवाल गुरुकुल का है। और इसके अंदर हमारे कौन कौन एक ही बुक के अंदर यानी कि एक इसी बुकलेट के अंदर हमारे सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश को और फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। और ये फुल्ली सॉल्व्ड है। तो आप इसको मंगवा सकते हैं अगर आपको सही लगे तो, क्योंकि इधर उधर से किसी के मॉक टेस्ट लेने की बजाय और कहीं से ख़रीदने के बजाय आप सिंपल सी एक बुक खरीद लो जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट कवर हैं। तो मैंने इसका यूज़ किया था, जिसके अंदर बहुत सारे सैम्पल पेपर हैं सभी सब्जेक्ट के। देखो इंग्लिश के अलग है, फिजिकल के अलग है, मैथमेटिक्स के अलग है, साथ साथ उनके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। अकाउंटेंसी का है, इकोनॉमिक्स का एंड बिजनेस स्टडीज़ का एंड इकोनॉमिक्स का है। तो आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं अपनी अपनी परफॉर्मेंस को बूस्टअप करने के लिए। तो ये रहा, आप चाहे तो इन स्टिकी नोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली कुछ बातें होती हैं जो बच्चों को पता ही नहीं होती, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उसको साथ में लिख के रखें। यानी कि आप इसी तरह का, जैसे कि मैंने नोट्स बनाए हुए हैं जिन पेजों पे, इस तरह का आप कोई शीट का यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऐसे लाइन छोटे छोटे डब्बे बना के, बॉक्सेस बना के, उसके अंदर अपने सभी सब्जेक्ट का सिलेबस एक जगह लिख सकते हैं। और सिलेबस लिखते वक्त एक बात का ध्यान रखें, अगर आप इंग्लिश का सिलेबस लिख रहे हैं साथ साथ उसके इंग्लिश के चैप्टर के नेम लिख रहे हैं तो उनके सामने उनके राइटर्स के नेम भी लिखें। और अगर आपके पास पेंटिंग है तो पेंटिंग का नेम लिखें, सब स्कूल्स और उसके पेंटर का भी नाम लिखें। इससे क्या होगा, आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, ये सारे जो चीज़ें होती हैं याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इनको याद करने में बहुत ज़्यादा अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ रोज़ यानी कि आपको डेली बेसिस पे सिर्फ एक बार ही सारा सिलेबस पढ़ना है। अगर आप सारे सिलेबस को पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और जितने भी सारे नेम, राइटर्स के नेम वगैरह हैं वो सभी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। और देन सेकंड क्या होता है, सिलेबस हो गया। और सेकंड क्या होता है कि रिसोर्सेज। अब आते हैं हमारे रिसोर्सेज के ऊपर। सही बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन सा रिसोर्सेज यूज़ करें जिससे हम एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशंस ले पाएँ और हमारा जो टाइम एंड कॉस्ट है वो भी क्या हो जाए, हमारी बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। तो कुछ बच्चे जो प्रीफर करते हैं वो ऑफलाइन कोचिंग को करते हैं। मैं ऑफलाइन कोचिंग को प्रीफर बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि एकदम वो वेस्टफुल होती है, यानी कि इतना कुछ नहीं होता उसके अंदर। मैंने भी अपनी मैंने जब मैं क्लास 12th में आई थी तो मुझे भी मेरा जो अकाउंट्स है वो थोड़ा वीक है, तो मुझे भी थोड़ी टेंशन थी अपने अकाउंट्स की। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑफलाइन कोचिंग अपने ही गाँव में ज्वाइन कर ली। जब मैंने वो कोचिंग ज्वाइन करी तो मुझे पता चला कि जिसके पास जब मैं पहले दिन गई तो उन्होंने सिर्फ बुक से थ्योरी पढ़ाई थी, तो वो मुझे समझ में आ गई थी। लेकिन सेकंड डे क्या हो रहा था, मेरा जो प्रैक्टिकल पोर्शन था वो स्टार्ट हो रहा था। तो उसके अंदर कुछ लेजर अकाउंट थे, तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने भी प्रॉपर अपनी एक नोटबुक बनाई हुई थी, यानी किसी चैनल से उन्होंने अपने नोट्स बनाए हुए थे। तो वो क्या कर रहे थे, ऐसे समझा नहीं रहे थे। अपने वो नोट्स खोलने के बाद वो बताते रहे कि ये लेजर ऐसे बनेगा, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यानी कि जो सब कुछ था वो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा था। तो इस तरह के जो कोचिंग्स मिलते हैं, तो फिर मैंने अगला जो तीसरे दिन मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, मैंने कोचिंग जाना छोड़ दिया। फिर मुझे ऑनलाइन यानी कि मुझे यूट्यूब के बारे में पता चला, यूट्यूब पे मतलब चैनल के बारे में पता चला। फिर मैंने वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा, तो उस चैनल ने मेरी काफ़ी हेल्प करी। और जो जितने भी आप नोट्स देख रहे हैं सभी वहाँ से ही बनाए हैं मैंने। और ये जो इस कॉपी के अंदर वो सारे नोट्स मैंने खुद से बनाए हैं, अपने पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं, ताकि मुझे क्विक रिवीजन में मेरी हेल्प मिले। तो अगर आप देखो, यूट्यूब से इससे अच्छा है कि आप कहीं ऑफलाइन ना जाके आप यूट्यूब से ही घर पे बैठकर पढ़ें, क्योंकि यूट्यूब पे एक तो इतने अच्छे अच्छे टीचर मिल जाते हैं जो आपको फ्री में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं, जो कि आपको स्कूल में भी शायद नहीं मिलती होगी। और आपको फ्री में मॉक टेस्ट भी कराते हैं, आपकी लाइव क्लासेस भी लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप घर से ही पढ़ सकते हैं। देन
और बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न क्या रहता है, स्कूल जाएँ या ना जाएँ। स्कूल जाने के लिए का सभी बच्चों का थोड़ा बहुत ज़्यादा वो परेशान रहते हैं कि हमें स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि 15 फ़ैब से आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो ऐसे में आपको स्कूल, अगर आपके स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है, आपके सभी बच्चों के सारे डाउट लिए जा रहे हैं, तो आप ज़रूर स्कूल जाइए, स्कूल कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आपके डाउट भी नहीं ले जा रहे हैं, कुछ अच्छे से पढ़ाया भी नहीं जा रहा है, सिर्फ टाइम पास हो रहा है, तो आप स्कूल मत जाइए, उसको ड्रॉप कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी जाना ही छोड़ दें, मतलब हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि टीचर्स की नज़र में रहना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है अटेंडेंस की। तो बहुत से टीचर बोल रहे हैं कि अगर आपके 75% अटेंडेंस नहीं हुए तो आपको एग्ज़ाम्स देने नहीं दिया जाएगा, आपको आपका एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो ये सब जो है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी क्लास में कुछ ऐसे ही बंदे थे, कुछ ऐसे ही बच्चे थे जो कभी स्कूल नहीं गए, और वही सिर्फ सीधा एग्ज़ाम देने आए हैं, और टीचर्स ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनको उनका एडमिट कार्ड भी दिया है, और उन्होंने पूरा अपने एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, और किसी कोई हिम्मत नहीं थी कि उनको एग्ज़ाम देने से रोक दें। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ टीचर्स का बहाना होता है, जिससे कि वो आपको स्कूल बुला सके, आपका टाइम वेस्ट कर सकें। ये सब वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होती हैं बस, और कुछ नहीं होता। देन आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, अपनी से अभी से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस में लग जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपका जिस बंदे का बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है। और अकाउंट्स क्या मांगता है, अकाउंट्स हमारा मांगता है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं मांगता हमारा अकाउंट्स। तो जितना हो सके डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे तो अकाउंट्स पढ़िए, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर हमारी 3 बुक हैं। कितनी? 3 बुक हैं, और आपका अलग से एक प्रैक्टिकल्स आपने सैम्पल पेपर लिए हैं वो आपके अलग से हो गए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली जो टर्म 1 और टर्म 2 ने हमें इस बार जो है बहुत ज़्यादा राहत दी, तो क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो टोटली 2 टर्म में डिवाइड हो चुका था, तो हमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ रहा था। लेकिन आपको तो सारा एक ही बार में पढ़ना है, सारी बुक तीनों बुक का एक साथ पढ़ के एक बार में ही एग्ज़ाम्स देना है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बेसिक पे फोकस करें, बेसिक को अपना स्ट्रॉन्ग करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो ये हो गया। और सो बस ये कुछ पॉइंट्स थे बच्चों के जो उनको समझ में नहीं आए। तो सो आई होप आपके जो ये सारे पॉइंट्स थे इस वीडियो के थ्रू आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके कोई पॉइंट्स या कोई क्वेरीज रह गई है तो अभी के अभी उसको कमेंट सेक्शन के अंदर नोट डाउन कर दें, ताकि मैं उसको, अगर मेरे बस की हुई तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊँगी। आपको उसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर ही मिल जाएगा। कोई अगर बड़ा टॉपिक हुआ तो मैं उसके ऊपर ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो जो हो मेरी वो उसी टॉपिक के ऊपर हो। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो आई होप आपको ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। अभी से अपनी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जुलाई पूरा जा चुका है, अगस्त आने वाला है और 15 फ़रवरी से आपके एग्ज़ाम हैं। तो आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं। साथ में आपको अपने जो प्रोजेक्ट है वो भी बनाने हैं, आपने प्रैक्टिकल्स भी देने हैं, स्कूल्स भी जाना है, बहुत सारा काम है, सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो ये सब तभी हो पाएगा जब आप रेगुलर बेसिस पे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।